वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिपांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा आईपीओ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि पहले तो 5 मई 2023 को ओपन होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजन इसकी जो डेट है वो हो गई है पोस्टपोन। अब जो ये आईपीओ है जो ये ओपन होगा वो होगा 11 मई को। तो जो भी पहले इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे और वो इस आईपीओ को अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए अब नया ऑप्शन है कि वो एक 11 मई को इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जो मैक्सिमम रिटेलर्स होते हैं ना, वो बेसिकली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो सकता है या आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको इस आईपीओ का बिजनेस मॉडल भी बताऊंगा कि ये बिजनेस रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्योंकि जब आपको आईपीओ के फाइनेंशियल्स पता होते हैं ना कि वो जो आईपीओ जो कंपनी है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही, उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, तो इसमें आपको पूरा हॉलिस्टिक व्यू मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसके बेसिस पे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और इस आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप भी अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। तो बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या होगा कि हम आईपीओ से रिलेटेड और अदर फाइनेंशियल और टेक्निकल, अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग स्किल्स, इन्वेस्टमेंट स्किल, और साथ ही साथ आपको आईपीओ और बिजनेस से रिलेटेड सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस आईपीओ का जो नाम है वो बेसिकली है ओरो इंपोर्ट एंड केमिकल एसएमई आईपीओ। अगर मैं बात करूं कि इसके बिजनेस मॉडल की, तो बेसिकली जो ओरा इंपोर्ट एंड केमिकल एसएमयू है वो बेसिकली ओरा ग्रुप की एक कंपनी है जो कि फाउंडेड हुई थी 1994 में। दैट मीन्स कि एक बहुत पुरानी कंपनी है। और अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल के लिए बात करूं कि ये कैसे प्रोडक्ट्स में डील करती है, ये बेसिकली जो प्रोडक्ट्स में डील करती है ना, ये करती है कलेक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज इंटरनल कंपोनेंट, और जो कि रिप्लेसमेंट होता है आपके ये प्रेसिपिटेटर डिवाइसेस होते हैं। बेसिकली ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, ये पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जब भी ये प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो जो ये बेसिकली जो कंपनी की जो नीच है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जिससे कि जो कंपनी का जब भी कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, उससे जो भी पोल्यूशन होता है तो उस पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो इससे सबसे पहला जो बेनिफिट जो इस कंपनी के फेवर में आता है ना, क्योंकि ये जो कंपनी है ये ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जिसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वो बेसिकली वो चाहती है कि पोल्यूशन, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो इंडिया भी ऐसे ही गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी ऐसी कंपनीज को ना प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है कि उस सिनेरियो पे जो कंपनी है ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिससे कि पोल्यूशन रिड्यूस हो। अगर पोल्यूशन रिड्यूस होगा तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है तो उनकी जो पब्लिक है उनके लिए भी बढ़िया है। तो इस कंपनी का जो मेन नीच है, जो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जिससे पोल्यूशन रिड्यूस हो रहा है, तो इट्स अ गुड फॉर द कंपनी, क्योंकि इसको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा, और एज वेल एज इट्स गुड फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ऐसी कंपनियों को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ज्यादा उनका इनिशिएटिव हमेशा रहता है। तो अगर मैं इसको पॉइंट रेटिंग देना चाहूं तो इस सिनेरियो में इस कंपनी को मैं ए प्लस की कैटेगरी दूंगा, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, क्योंकि कभी भी किसी भी कंपनी की ग्रोथ उसके बेसिकली फाइनेंशियल से पता चलती है कि उसके जो एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसके जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर ये रेवेन्यू भी अगर आपके फेवरेबल है तो आप उसको ए प्लस की कैटेगरी दे सकते हो, और अगर ये फाइनेंशियल आपके अगर फेवरेबल नहीं है उस कंपनी के, तो उसको आप ए प्लस की कैटेगरी नहीं दोगे, उसको आप डाउनग्रेड कैटेगरी दोगे। तो अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं, सबसे पहले मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करता हूं, जो कि इसके टोटल एसेट्स है। अगर आप इसके टोटल एसेट्स को देखोगे, जो कि 31 मार्च 2020 में रिपोर्ट किए गए थे, वो थे 2841 के इसके टोटल एसेट्स थे। उसके बाद जो 31 मार्च 2021 में इसके जो एसेट्स रिपोर्ट किए गए थे वो गए थे 3360। दैट मीन्स कि फ्रॉम 2020 टू 2021 इसके जो एसेट्स हैं वो बढ़े हैं।
उसके बाद अगर आप देखोगे 30 मार्च 2022 में जो इसके एसेट्स रिपोर्ट किए गए थे वो किए गए थे 6290। दैट मीन्स कि फ्रॉम 2021 टू 2022 इसके एसेट्स फिर बढ़े हैं। 31 सितंबर 2022 को जो इसके एसेट्स रिपोर्ट किए गए थे वो किए थे 7097 करोड़। दैट मीन्स कि इसके 6 मंथ में भी एसेट इसके बढ़े हैं। और इसका जो लास्ट अपडेटेड है जो कि 31 मार्च 2023 उसके हिसाब से जो इसके एसेट्स हैं वो हुए 8228 करोड़। दैट मीन्स कि अगर मैं इसके एसेट्स की बात करूं तो लास्ट 3-4 साल से इसके एसेट्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए एक फेवरेबल पॉइंट होता है कि इसके जो कंपनी है ये ग्रो कर रही है और इसके जो एसेट्स हैं बढ़ रहे हैं। बट हमें खाली एसेट्स पे हम डिसीजन नहीं ले सकते कि इसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, बट इसके हमें ये भी देखना होगा कि इसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक इसके रेवेन्यूज। तो अगर आप इसके रेवेन्यू देखोगे 31 मार्च 2020 में इसके जो रेवेन्यूज थे वो थे 3760। मतलब कि ये 3760 के इसके रेवेन्यूज थे। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता रहा हूं। मतलब कि अभी इसके खाली रेवेन्यूज हैं, ये खाली इसके रेवेन्यू है, इसमें भी कोई टैक्स नहीं लगा, इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं कटे, ये इसके खाली अभी रेवेन्यूज है। उसके बाद अगर आप देखोगे 31 मार्च 2021 इसके जो रेवेन्यू है वो 7372 करोड़। अगर उसके बाद देखोगे 30 मार्च 2022 इसके जो रेवेन्यू है वो है 15,184 करोड़। उसके बाद इसके अगर 31 सितंबर 2022 में अगर आप 6 मंथ के बेसिस पे देखोगे तो जो इसके रेवेन्यू है वो कम हुआ है। जो इसके रेवेन्यू है वो है 12,249 करोड़। मतलब कि पहले तो आप इसके देख रहे थे 1 साल के लिए, बट इसने जो 6 मंथ के बाद जो इसने ऑलमोस्ट रिपोर्ट करा है इसके रेवेन्यू डाउन गए हैं। बट अगर आप देखोगे 31 मार्च 2023 में जो इसके रेवेन्यूज है, जो कि अगर हम पूरा 1 साल का अगर आप देखोगे तो उस बेसिस पे जो इसके रेवेन्यू है 23,296 करोड़। दैट मीन्स कि इसके रेवेन्यूज भी जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में मैं इसको जो रेटिंग दूंगा वो भी मैं आपको A+ की कैटेगरी में इसको फॉलो करूंगा, क्योंकि इसके कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस फॉर एवरी कंपनी। क्योंकि अगर कंपनी में कंसिस्टेंसी रहती है ना कि इसके एसेट्स बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, तो उस बेसिस पे आप कह सकते हो कि कंपनी ग्रो कर रही है। बट उसके साथ हमें यह भी देखना होगा कि इसकी बोरिंग्स कितनी है और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बोरिंग्स देखते हैं। तो इसकी जो बोरिंग्स है ना, जो इसकी बोरिंग स्टार्ट हुई है वो ये 30 मार्च 2022 में जो इसकी बोरिंग्स रिपोर्ट की गई है वो की गई है 3679। उसके बाद जो इसकी बोरिंग रिपोर्ट की गई है 31 सितंबर 2022 में वो इसकी बोरिंग रिपोर्ट की गई है 3587 करोड़। और उसके बाद अगर इसकी 31 मार्च 2023 में इसकी जो बोरिंग्स देखोगे वो इसकी रिपोर्ट की गई है 4875 करोड़। तो एज पर दी बोरिंग्स इसके रेवेन्यूज बढ़े, एसेट्स बढ़े, साथ ही साथ इसके जो बोरिंग्स है वो बढ़ रही है। तो जब बोरिंग्स बढ़ रही है तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव ड्रॉबैक है, क्योंकि कंपनी का जब बोरिंग्स बढ़ती है तो कंपनी का एक डेट में भी एक ट्रैप हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ एसेट्स बढ़ा रही है, क्योंकि अगर आप बोरिंग लेके एसेट्स बढ़ा रहे हो, अपने रेवेन्यूज बढ़ा रहे हो, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं रहता। तो एज पर दी जो इसके मैंने जैसे आपको बताया इसकी बोरिंग्स, तो मैं इस कैटेगरी में इसको -1 की कैटेगरी में दूंगा। दैट मीन्स कि मैं इसके फेवरेबल पे नहीं हूं। अब मैं इसके ये भी चेक करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप देखोगे जो 31 मार्च 2020 में इसका रिपोर्ट किया गया था वो किया गया था 27 करोड़। उसके बाद जो इसका जो 31 मार्च 2021 में इसका जो रिपोर्ट किया गया था वो गया था ऑलमोस्ट 90 करोड़। उसके बाद 30 मार्च 2022 में जो इसका रिपोर्ट किया गया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो था 230 करोड़। उसके बाद जो 31 सितंबर 2022 में इसका रिपोर्ट किया गया था 267 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। और अगर मैं इसकी 31 मार्च 2023 में इसकी बात करूं तो 599 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका रिपोर्ट किया गया था। दैट मीन्स कि प्रॉफिट्स तो इसके बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, बट अगर मैं डेट की बात करूं तो इसकी बोरिंग्स भी बढ़ रही है। तो एज पर दी बोरिंग्स अगर मैं इसको 4 पॉइंट्स दूं, जिसमें मैं रेवेन्यू को 1 पॉइंट दूं, और अगर मैं इसके साथ साथ इसके एसेट्स को 1 पॉइंट दूं, और साथ ही साथ मैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं इसको अगर पॉइंट्स दूं, तो इसके 1+1+1 मतलब इसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। बट बोरिंग्स में इसको मैं 1 पॉइंट देता हूं जो कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो उस बेसिस पे इसके जो
बोरिंग्स जैसे बढ़े हैं तो उसके लिए वो माइनस रहेगा। तो ये कंपनी के लिए अच्छा फेवरेबल नहीं है। नाउ वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड जो ये आईपीओ जो ओपन होने जा रहा है इसकी डेट कौन सी है, अलॉटमेंट डेट कौन सी है, रिफंड डेट कौन सी है, लिस्टिंग डेट कौन सी है। तो मैं आपको सारा डिटेल ये भी दे देता हूँ। तो इसकी जो ओपन डेट है वो है 11 मई और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो है 15 मई। अगर मैं बात करूं इसकी अलॉटमेंट डेट वो है 18 मई और अगर आपको 18 को अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 मई को इसके रिफंड डेट है और जो 22 मई है वो इसके डीमेट ट्रांसफर है कि जिनको भी अलॉटमेंट होगी उनको 22 को इसके डीमेट अकाउंट में इसके जो शेयर्स हैं वो अलॉट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, आई मीन टू से। और 23 मई 2023 को इसकी लिस्टिंग डेट है। और इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो है बेसिकली 74 टू 78। मतलब कि आप जब इस आईपीओ को अप्लाई करोगे तो आप मिनिमम 74 रुपीज से आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आपको एक शेयर की जो वैल्यू है वो 74 है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर एक ही शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपकी जो मिनिमम कैटेगरी है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपको इसकी जो क्वांटिटी है जो कि 1600 शेयर्स को आपको अप्लाई करना होता है, जिसको हमें एक लॉट कहते हैं। तो एक लॉट जो अप्लाई कर सकते हो आप मिनिमम 74 रुपीज से अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन 74 मल्टीप्लाई बाय 1600 क्वांटिटीज, जो कि मिनिमम आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी रहेगी ऑलमोस्ट 1,24,800 रुपीज की आपकी मिनिमम इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर मैं इसके अपर ब्रांड की बात करूं तो 78 इसका अपर है। मैक्सिमम आप इस शेयर की जो वैल्यू लगा सकते हो वो 78 है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। अगर आपको ये नहीं पता कि फ्रेश ऑफ इक्विटी क्या होता है और ऑफर फॉर सेल क्या होता है तो मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऑफर ऑफ सेल क्या होता है? बेसिकली जब कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग फाउंडर होते हैं या प्रमोटर्स होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं, जब उनको फंड्स की जरूरत पड़ती है वो अपने शेयर को डाइल्यूट करते हैं, अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हैं। तो उस बेसिस पे जब वो जनरेट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम ऑफर फॉर सेल। तो इसमें जो ऑफर ऑफ सेल है वो है 4.29 करोड़। मतलब कि जो टोटल जो साइज है वो है 24.29 करोड़, जिसमें से 4.29 करोड़ का जो अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट है वो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाएगा और जो 20 करोड़ का जो है वो इसका फ्रेश ऑफ इक्विटी है, जो कि ये रेस करके ये अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हैं और अपने जनरल एक्सपेंसेस को टेक केयर करने वाले हैं। तो एज पर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादा ऑफर ऑफ सेल नहीं है, इसमें फ्रेश ऑफ इक्विटी ज्यादा है। तो इस बेसिस पे इसको A+1 की कैटेगरीज को मिल सकती है। अब आपके लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेदर यू शुड अप्लाई दिस आईपीओ, और आपको इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या आपको इसमें बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक जो रामचंद्र है जो टिप्स2 के को फाउंडर है, उन्होंने जो इसकी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बेसिकली इस आईपीओ के लिए बोला है कि इसके जो कंसिस्टेंटली जो ये प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है या कंसिस्टेंटली इसके जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, जो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे आईपीओ को आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट उन्होंने ये भी बोला है कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके बोरिंग्स बढ़ रहे हैं। तो उस सिनेरियो को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्योंकि जब कंपनी में डेट बढ़ता है ना तो वो कंपनी के लिए कभी भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं होता। तो अदर सिनेरियो में गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बट अगर आप डेट टू इक्विटी देख रहे हो तो उस बेसिस पे इसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बट अगर मैं लिस्टिंग गेन की बात करूं तो एज पर द लिस्टिंग गेन मैं आपको इसके, अगर आप इसमें देखोगे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कि अभी जो ट्रेड कर रहा है ये 20 रुपीज एक्स्ट्रा हाई पे ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है उसको भी हम 100% करेक्ट तो नहीं बोल सकते, बट 90% इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना कि जैसे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है तो उस सिनेरियो पे इसके लिस्टिंग गेन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एज आई वुड से थम्स अप टू यू कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको आराम से 25 से 30% का आपको लिस्टिंग गेन आराम से हो सकता है। बट मेक श्योर बिफोर यू अप्लाई ईदर फॉर लिस्टिंग गेन और आप अप्लाई करो लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अपना एनालिसिस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर आप इसके फाइनेंशियल्स को समझो, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को सबको, और इसके साथ ही साथ ना अभी आप थोड़ा सा वेट करो कि जब ये 11 मई को जब आईपीओ ये जब ओपन होगा और उसके बाद ना इसका मैंने जैसे आपको बताया कि 11 मई से 15 मई तक आईपीओ रहेगा।
तो इसके सब्सक्रिप्शन को देखो कि इसमें 11 मई को जब ये आईपीओ अप्लाई किया गया, तो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें आप ये देख पाओगे कि कितने लोगों ने अप्लाई करा, और फिर आप देख पाओगे कि 12 मई को कितने लोगों ने अप्लाई करा। अगर उस बेसिस पे अगर इसकी डिमांड बढ़ रही है, मतलब कि अगर आईपीओ का साइज 20 करोड़ का है और उसमें 80 करोड़ की एप्लीकेशन आ रही है, दैट मीन्स कि इसकी डिमांड बढ़ी हुई है। जब डिमांड बढ़ी हुई है तो प्राइस के ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर, मैं आपको फर्स्ट डे पे अप्लाई करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। आई वुड से कि आप इसको थर्ड डे पे अप्लाई करो, और फर्स्ट डे और सेकेंड डे का जो इसका डेटा होगा उस डेटा को ऑब्जर्व करो कि इसके जो आईपीओ के जो बढ़ रहे हैं, जो इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर सब्सक्रिप्शन कम है तो नेगेटिव मार्किंग, आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होता है। बट अगर इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, कि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, तो उस बेसिस पे आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन एज आई सेड कि आपका अपना एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो और अगर आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, and that will help you to increase your trading skills and your investment skill. And make sure do like and share and subscribe to this channel. So that's all from my side. I'll see you in the next upcoming video. Thank you.